झेल रहा है और बड़े पैमाने पर झेल रहा है। यानी इजरायल ये जानता है कि कहां चोट करनी है, कहां दर्द सबसे ज्यादा होगा, कहां नुकसान सबसे ज्यादा होगा। हालांकि वैसे वर्षा ईरान भी इजरायल पर हमले कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो ईरान कहीं ज्यादा नुकसान में है। आप जरा सोचिए, 120 से ज्यादा ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो कि नष्ट कर दिए हैं और आईडीएफ ने ये वीडियो भी जारी करके बताया है कि ये नुकसान कितना बड़ा है और ईरान को कैसे चोट पहुंचा रहा है आईडीएफ। संजीव श्रीवास्तव जी, इजरायल जो कि पहले ही गाजा में कहर बरपा रहा है, यानी कि एक जंग के हालात पहले से आईडीएफ देख रही है, अब यहाँ ईरान के साथ भी सीधी टक्कर, ये तो टू फ्रंट वॉर हो गया। इजरायल क्या पीछे हटेगा या यूं ही जारी रहेगा? बेंजामिन नेतन्याहू की सोच तो यही कह रही है, अब शायद लंबा खिंचेगा। देखिए रचना जी, इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जो कि डे वन से वहां मौजूद है। और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास नामक आतंकी संगठन ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर, जाहिर है कि वो ईरानियन प्रॉक्सी है और ईरान और ईरानियन प्रॉक्सीज ने इजराइल को जो टारगेट करने की साजिशें रची और इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करने की, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ने की, और जो अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी उसको पूरी तरीके से डीरेल कर देने की, डिसरप्ट कर देने की जो साजिशें थी, उसके खिलाफ इजराइल जो भी लड़ाई लड़ रहा है और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ताकत है उसके साथ डे वन से खड़ी है। और पूर्वी भूमध्य सागर में जो अमेरिका ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट वहां पर तैनात कर रखी थी, तत्कालीन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इजराइल को पूरी मदद उस 7 अक्टूबर के बाद दी है। और आज यदि इजराइल इतने बड़े एक्शंस ले पा रहा है तो उसके पीछे अमेरिका की ताकत है। अमेरिका आज भले से ये ना कहे ओपनली कि वो इस पूरे इजरायली एक्शन में शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि ये अमेरिका के गो अहेड के ऑर्डर्स के बाद, और न सिर्फ गो अहेड का ऑर्डर्स बल्कि जो कोलैबोरेशन, जो बिहाइंड द कर्टेंस जो स्ट्रेटजीज इत्यादि हैं, वो सभी दोनों ने ही मिलकर बनाई है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यदि आप बयानों को देखें तो वो अब ये कह रहे हैं कि अभी भी इजराइल के पास, ईरान के पास समय है कि वो ये न्यूक्लियर डील को लिए तैयार हो जाए। और रचना जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि ईरान ने इसके बाद से फिर से अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को कहीं आगे बढ़ाने की कदम उठाए और इजराइल को और अमेरिका को इस बात का असेसमेंट हुआ कि अभी भी ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है, जैसा कि आईएईए ने अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ये बात पाई थी कि ईरान जो है आईएईए के ऑब्लिगेशंस को मतलब पूरा नहीं कर रहा है और वो यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। तो इस हमले के बाद यदि फिर से ईरान ने कुछ ऐसा किया, हालांकि उसकी शक्ति काफी डिग्रेड हुई है, ये सच है, लेकिन फिर भी अगर उसने अपने इंटेंशंस को दिखाया और जिसकी डीप अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज है, जहां पर रियल एसेट्स रखे हुए हैं, उस पर भी बड़ी कार्रवाई इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी सीधे सीधे कर सकते हैं। और ये ईरान के ऊपर अब युद्ध का क्या स्वरूप है वो ईरान के ऊपर निर्भर करेगा। ईरान ने यदि न्यूक्लियर एम्बिशंस में अपनी लगाम नहीं लगाई और न्यूक्लियर एसेट्स को आगे लगने की तरफ बढ़े तो जाहिर है कि इजराइल जो है डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को भी टारगेट ऐसा ही लग रहा है जैसे ईरान खुद बारूद के ढेर पर बैठने के लिए तैयार है। समझाया गया, हिदायत दी गई, चेतावनी दी गई, लेकिन बावजूद इसके ईरान ना समझ रहा है ना मान रहा है। लेकिन इन सबके बीच ही एक और बड़ी तैयारी ईरान के सामने आ रही है, मोसाद में सेंधमारी की।